एक 70 साल के आदमी की 3 खूबसूरत बेटियां थीं। उसकी दूसरी बेटी का पति एक सरकारी अफसर था और सबसे छोटी बेटी ने एक बिलियनियर से शादी की थी। लेकिन सबसे बड़ी बेटी कनिका उनकी जिंदगी में सिर्फ दर्द और बदनामी लेकर आई थी। शादी से पहले ही कनिका प्रेग्नेंट हो गई थी। जब कनिका ने अबॉर्शन से इनकार करते हुए अपने बच्चों को जन्म देने का फैसला किया तो उसके पिता ने उसे खानदान का कलंक कहकर घर से निकाल दिया। कनिका ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया और अकेले ही उनकी परवरिश भी की। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो दिन रात छोटी बड़ी हर नौकरी करती रही। अब 15 साल बाद वो 3 छोटे बच्चे 3 स्मार्ट और सक्सेसफुल आदमी बन चुके हैं। बड़ा बेटा एक ए-लिस्ट बिजनेस ग्रुप का सीईओ, दूसरा बेटा एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर और तीसरा देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का डीन। एक दिन उन्हें मां का फोन आया। मां की आवाज में कुछ ऐसी खुशी थी कि वो तुरंत समझ गए कि ये कॉल उनके नाना जी से जुड़ा हुआ है। कनिका उन्हें बताती है कि उसकी मां ने उन्हें उनकी नाना जी के 70वें जन्मदिन के लिए बुलाया है। कनिका उन्हें बताती है कि उसकी मां ने उन्हें उनके नाना जी के 70वें जन्मदिन के लिए बुलाया है। तीनों भाई अलग अलग शहरों से तुरंत लौटकर मां के पास पहुंचते हैं अपने नाना जी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार करवाने के लिए। बहुत सोचने के बाद वो अपनी मां को एक प्रीमियम वाइन बॉटल गिफ्ट करते हैं। अगले दिन सुबह कनिका अपनी रोल्स रॉयस में बैठकर गांव के लिए निकलती है। गांव की पतली सड़कें देखकर उसे लगता है कि उसे अपनी गाड़ी बाहर ही छोड़ देनी चाहिए, न केवल रास्ते के लिए बल्कि इसलिए भी ताकि उसकी दोनों छोटी बहनें उसकी लग्जरी देखकर शर्मिंदा ना हो। फिर वो मिट्टी भरे रास्ते से पैदल चलती है, हाथ में गिफ्ट लेकर एक आखिरी उम्मीद के साथ अपने घर वो पहुंचती है कि आज उसके पापा उसे इतने सालों बाद तो माफ कर देंगे। लेकिन घर पहुंचकर ना उसका स्वागत होता है और ना मिलता है कोई प्यार। उसके घर वाले बस ये जानना चाहते हैं कि वो तोहफे में आखिर क्या लाई है। अगर महंगी वाइन बॉटल खरीदने की औकात नहीं थी तो खाली हाथ ही आ जाती। दिखावा करने की आदत नहीं गई तुम्हारी। इतना कहकर विशंभर ने गुस्से से कनिका के गाल पर एक तमाचा मार दिया। कनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये जिल्लत वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके पिता के 75वें जन्मदिन पर उसे पूरे परिवार के सामने जलील किया जा रहा था। लेकिन पापा, मेरी वाइन बॉटल की कीमत बिना जाने आप ये सब कैसे कह सकते हैं? बकवास बंद कर। जिंदगी के हर मुकाम पर तेरी वजह से हमारे खानदान का मुंह काला हुआ है। कनिका का पति तो जेल भी गया था ना फ्रॉड के केस में। धोखाधड़ी के अलावा ये कर भी क्या सकती है? मुझे तभी समझ में आ जाना चाहिए था जब ये मेरी पिछले साल दी वाइन बॉटल को अपना बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने तुम्हारी वाली वाइन बॉटल लेने से मना कर दिया था। वो तो करेगी ही ना। तुम्हारी औकात ही नहीं है इतनी महंगी बॉटल को हाथ से टच भी करने की। कनिका की दोनों बहनें पूनम और सरिता आपस में खिलखिलाकर हंसने लगी। कनिका की मां के अलावा उसका साथ देने वाला उसके खानदान में कोई नहीं था। पापा, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? किसी को भी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। बस वो स्कैनिंग मशीन आती ही होगी। उससे हम हर चीज को स्कैन करके उसकी असली प्राइस बता सकते हैं। राकेश की ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए और आंखों में नमी लिए कनिका सब कुछ समझ गई। उसने सरिता को देखकर कहा, ओह, तो ये तुम पहले से ही प्लान बनाकर बैठी थी। प्लान? मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। प्लान तो तुम बना रही थी, हमारी माँ को बहला फुसलाकर। कुछ देर पहले जब कनिका अपनी माँ शारदा के साथ किचन में खाना बना रही थी, तब उसकी माँ एक वाइन बॉटल लेकर उसके पास आई। बेटा कनिका, ये तो तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा शराब के कितने बड़े शौकीन हैं। तुम ये शराब की बोतल उन्हें गिफ्ट में दे सकती हो सकता है वो खुश होकर तुम्हें माफ कर दें और हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। माँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो मेरा यकीन कीजिए कि मेरे पास जो बोतल है वो इससे कहीं ज्यादा महंगी है। पर बेटा,
दिखने में तो वो शराब कुछ अजीब सी ही लगती है। माँ, आप फिक्र ना करो, मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने बताया था कि ये देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे महंगी शराब में से एक है। शारदा ने कनिका की बात मान ली, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह श्योर नहीं थी। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि किचन के बाहर कनिका की छोटी बहन सरिता भी ये सारी बातें सुन रही थी। तभी सबसे छोटी बहन पूनम भी सरिता के पास आ गई। क्या हुआ? मैं तुम्हें अंदर देख रही हूँ और तुम यहाँ खड़ी हो दीदी। मैं यहाँ खड़ी होकर ये देख रही हूँ कि किस तरह हमारी माँ ही हमारे जख्मों पर नमक लगाने का काम कर रही है। ये क्या कह रही हो दीदी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। पिछले साल पापा को जो शराब की महंगी बोतल तुमने दी थी, हमारी माँ वही बोतल कनिका को आज पापा को गिफ्ट देने के लिए कह रही है। क्या? मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर माँ से वो बोतल छीन कर उनका भांडा फोड़ दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है पूनम। वैसे भी कनिका ने ये गिफ्ट लेने से मना कर दिया है। वो कह रही है कि उसका लाया हुआ गिफ्ट हम सबसे महंगा है। आपको सच में लगता है कि वो फटीचर हमसे महंगे गिफ्ट पापा को दे सकती है? तुम फिक्र मत करो, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं अपने पति से कह के एक ऐसा स्कैनर मंगवाती हूँ कि सबकी शराब का असली दाम अपने आप सबके सामने आ जाएगा। सरिता ने अपने पति राकेश को फोन मिला दिया और इस समय वो सारी फैमिली उसी स्कैनर मशीन का इंतजार करने लगी। ये तुमने बिल्कुल सही किया बेटी। देखा, इसे कहते हैं असली औलाद। तभी वहां एक आदमी आया और राकेश के हाथ में एक स्कैनिंग मशीन पकड़ा गया। मैं पूछती हूँ कि ये सब करने की क्या जरूरत है? इतने सालों बाद हमारा पूरा परिवार आज एक साथ हुआ है। क्या हम इस मौके को खुशी से नहीं मना सकते? नहीं, इस लड़की ने हमेशा मेरा सिर शर्म से झुकाया है और आज ये झूठ का सहारा लेकर फिर से हमारे परिवार में शामिल होना चाहती है। नहीं, मैं झूठी नहीं हूँ। कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये बात हमें इस मशीन से पता चल जाएगी। चलो अंदर। सभी लोग सारे गिफ्ट लेकर अंदर चले गए। राकेश ने स्कैनिंग मशीन को टीवी से कनेक्ट कर दिया और फिर वो एक एक करके सबके दिए गए गिफ्ट को स्कैन करके अमाउंट चेक करने लगे। ये इम्पोर्टेंट विस्की कुंदन चाचा लाए। अब मैं इसे स्कैन करके इसका असली प्राइस बताता हूँ। राकेश ने उस बोतल को स्कैन किया और टीवी पर उसका दाम 10,000 रुपए दिखाई दिया। ये बिल्कुल सही है भाई, हम आम तौर पर यही ब्रांड पीते हैं। इसका मतलब ये मशीन बिल्कुल सही काम कर रही है। अब मेरी बारी। देख लो कि हमारे खानदान की सबसे छोटी बेटी ही सबसे महंगा गिफ्ट लेकर आई है। ये तो अभी पता चल जाएगा। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? तुम अपनी बड़ी बहन से बात करने की तमीज भूल चुकी हो, तो मुझे तुम्हें ये याद दिलाने के लिए ऐसा करना ही होगा। तो फिर ये तय रहा, अगर तुम्हारा लाया हुआ गिफ्ट मुझसे महंगा हुआ तो मैं तुमसे सबके सामने माफी मांगूंगी, और अगर मैं जीती तो तुम मेरे परिवार के सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगोगी। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी कनिका ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे मंजूर है। रुको, पहले मेरा गिफ्ट तो स्कैन करो। सबको पता चलना चाहिए कि बड़ी बहन आखिर बड़ी ही होती है। अरे भाई रुको, एक एक करके दोनों का गिफ्ट स्कैन करके दिखाता हूँ। राकेश ने पूनम का गिफ्ट स्कैन किया तो टीवी स्क्रीन पर 1 लाख रुपए लिखा हुआ था। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। विशंबर पाजी, 1 लाख की शराब? इसके बाद राकेश ने हंसते हुए अपनी पत्नी सरिता का गिफ्ट स्कैन किया। जब टीवी पर 5 लाख रुपए डिस्प्ले हुआ तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमाल है, 5 लाख रुपए की रेड वाइन। इतनी महंगी शराब के बारे में तो आज तक हमने सिर्फ सुना था, लेकिन तुम्हारी वजह से पहली बार देखा है सरिता बेटी। आखिर मैं आपकी सबसे बड़ी बेटी हूँ पापा। अपनी इज्जत का मुझे कुछ तो ख्याल करना ही था। चलो अब फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, कनिका का लाया हुआ गिफ्ट भी स्कैन करके देख लेते हैं।
राकेश ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कनिका का लाया हुआ गिफ्ट अपने हाथ में लिया। ये गिफ्ट एक पुरानी सी वाइन की बोतल थी, लेकिन वहां खड़ी कनिका किसी और ही ख्याल में खोई हुई थी। वो जानती थी कि उसका परिवार अब उसे किस तरह जलील करने वाला है। मुझे क्या पता था कि इस परिवार में वापस आकर भी मुझे इतना जलील होना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने बेटे के कहने पर आई हूँ। बरसों बाद कनिका अपने मायके लौटी थी, शायद इस उम्मीद में कि समय घाव भर चुका होगा। लेकिन अपने ही पुराने घर में मौजूद जाने पहचाने चेहरों के तेवर देखकर वो समझ गई कि अब भी कुछ बदला नहीं। ये घर इतने सालों बाद भी तुझे अपना मानने को तैयार नहीं है कनिका। एक तरफ कनिका असमंजस में खड़ी सबके फेसेस को रीड कर रही थी, तो दूसरी तरफ दादू यानी विशंभर प्रसाद को रजत बर्थडे विशेष दे रहा था। नाना जी हैप्पी बर्थडे। नानू आप 75 साल के हो गए लेकिन अभी भी जवान लगते हैं। रजत, तुम्हारी बातों की वजह से ही मैं अब तक जवान हूँ। आजा पुत्र, मेरे गले लग जा। इतना कह के नानू ने रजत को गले लगा लिया। नानू यानी कि विशंभर सिंह यानी शहर के माने हुए रईस। उनके 75वें जन्मदिन पर शहर के एक लग्जरियस होटल में एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। विशंभर अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेशंस को एंजॉय कर रहे थे। रजत विशंभर की मंझली बेटी सरिता का इकलौता बेटा था, जो अपने नाना के जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठा थी। सब खुश थे कि तभी विशंभर अपनी सबसे बड़ी बेटी की आवाज सुन चौंक पड़ा। हैप्पी बर्थडे डैड, भगवान आपको लंबी उम्र दे। विशंभर सिंह तुरंत पलटे। सामने कनिका को देखकर उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? किसने बुलाया तुम्हें? किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन क्या एक बेटी अपने पिता के घर आने के लिए भी इनविटेशन का इंतजार करेगी? क्या मैं ऐसे नहीं आ सकती? बेटी? कौन बेटी? तुमसे मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने अपनी मर्जी से उस फटीचर विक्रम के साथ शादी की। तुम मेरी बेटी नहीं हो और ये पार्टी तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। डैड, क्या अब भी आप मुझे माफ नहीं करेंगे? 28 साल डैड, 28 साल से मैं आपसे दूर हूँ। तरस गई थी आपको देखने के लिए, चली आई, नहीं रोक पाई खुद को। कनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ औरतों ने एक दूसरों के कानों में फुसफुसाना शुरू कर दिया। इतने सालों बाद लौटी है, जरूर कोई मजबूरी होगी। और क्या, ऐसे ही थोड़ी ना कोई मायके की चौखट पर लौटता है। कनिका चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, लेकिन उसकी रीढ़ अब भी सीधी थी। उसने अपने पल्लू को कसकर पकड़ा, लेकिन चेहरे पर किसी कमजोरी का भाव नहीं आने दिया। ये देख कनिका की छोटी बहन सरिता गुस्से से उसके पास आई और उसकी बाहों को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। 28 साल पहले जो मुंह काला करके तूने हमारी नाक कटाई थी, उसे हम भूले नहीं हैं। तेरे दिए जख्मों ने डैड को खून के आंसू रुलाया। उससे चैन नहीं पड़ा जो उनकी खुशियों को बर्बाद करने चली आई। तुरंत चली जाओ यहाँ से कनिका, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई। मैं तो बस यही सोच कर आई थी कि शायद वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन मैं गलत थी। वाह, देखो देखो, ये अब भी सपने देखना बंद नहीं कर रही। रिश्ते बराबरी वालों के साथ होते हैं कनिका। तू इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर गई थी, अब लौटने का कोई हक नहीं बचा तेरा। दीदी प्लीज ऐसा मत कहो। मैं अब अपनी फैमिली, अपने डैड की खुशियों में शामिल होने आई थी। आप ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो। इससे पहले कि हमारे गेस्ट्स आ जाएं, तुरंत निकल जाओ यहाँ से।
सरिता की बात सुन कनिका की आंखों से थमे हुए आंसू बहने लगे। कनिका की मां शारदा अपनी बेटी की इंसल्ट को देखकर खुद को रोक नहीं सकी और आगे बढ़कर उसने उसे गले लगा लिया। कनिका अपनी मां की बाहों में आकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं से वहां खड़ी विशंभर की छोटी बेटी पूनम इरिटेट होकर चिल्लाई, इट्स इनफ, बंद करो ये रोना। यही मनहूसियत फैलाने आई थी आप यहाँ? डैड के लिए हमारे बच्चों ने कितनी तैयारियां की थी, लेकिन आपने सब बर्बाद कर दिया। आप क्यों हमारी खुशियों को निगलने आई हैं? अरे शर्म है कि नहीं? पूनम गुस्से से उबल रही थी। तभी पूनम की बेटी नेहा उसके करीब आई और कनिका को ध्यान से देखकर कुछ सोचने लगी। मम्मा, कौन है ये औरत और यहाँ क्या कर रही है? यही सवाल मेरा भी है। ये कौन है और यहाँ कर तमाशा क्यों कर रही है? अनफॉर्चुनेटली ये हमारे नानू की सबसे बड़ी बेटी है गाइस। हमारी फैमिली का बदनुमा धब्बा है ये। रियली? तो अब तक कहाँ थी ये आंटी जी? घर से भाग गई थी। लेकिन तुम्हें ये बात क्यों नहीं पता? पूनम मासी, आपने इन दोनों को कुछ बताया नहीं क्या? शट अप रजत, तुम्हारी इस आंटी के बारे में बताने लायक ना कुछ था ना है। पति जेल में पड़ा है फ्रॉड के केस में। ग्रेट, इंटरेस्टिंग। तो हमारी आंटी जी यहाँ आई हैं। हो सकता है ये फैमिली में किसी तरह शामिल होना चाहती हूँ और फिर कोई नया फ्रॉड करने की सोच रही हूँ। मैं सही कह रही हूँ ना आंटी जी? अपनी बहन के बच्चों की ये भाषा सुनकर कनिका का दिल जल गया था। आखिर सरिता और पूनम के बच्चे भी उसके अपने बच्चे जैसे ही तो थे। बड़ों से बात करने की तमीज तुम्हारी माँ तुम्हें सिखाना भूल गई लगता है, तभी बदतमीजी किए जा रही हो। माइंड योर लैंग्वेज कनिका। हमने अपने बच्चों को तुमसे बेहतर बनाया है, लेकिन उम्मीद है तुम्हारे बच्चे अपने बाप की तरह कहीं चोरी कर रहे होंगे या भीख मांग रहे होंगे। पूनम की ये बात सुनकर शारदा खुद को रोक नहीं सकी। जुबान को लगाम दो पूनम, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। उसे कुछ मत कहो माँ, क्योंकि वो जानती ही नहीं किससे बात कर रही है। मैं बेवकूफ थी जो इस शहर में अपनों से मिलने चली आई। भूल गई थी ये तो मेरे अपने थे ही नहीं। दौलत का बहुत घमंड है ना तुम सबको। दौलत का? तो सुनो, तुम्हारी दौलत मेरे सामने कुछ नहीं। मेरे बेटे, मेरे तीनों बेटे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को खड़े खड़े खरीद सकते हैं। कनिका की बात सुन सब एकदम चुप हो गए और उसे घूर कर देखने लगे। तभी सरिता का पति, जो अब तक सिर्फ तमाशा देख रहा था, अपनी जगह से उठकर कनिका के करीब चला आया और उसके चेहरे की ओर झुककर कुटिलता से मुस्कुराया। तुम्हें लगता है तुम्हारी औलाद हमारी दौलत खरीद सकती है? तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी होकर यह बकवास कर रही हो और हम शराफत से सुन रहे हैं। बकवास कर रही हूँ या सच है वो जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ डैड के जन्मदिन को खराब करने नहीं आई। प्लीज इस लड़ाई को खत्म करो, आज खुशी का दिन है। कनिका की बात सुनकर राकेश ताली बजाने लगा। सबकी नजर उसकी ओर घूम गई। वो कनिका की ओर दुश्मन की नजरों से देख रहा था। वाह साली साहिबा वाह, सबका मूड खराब कर डैड को दुख पहुंचाकर तुम हमें नसीहत दे रही हो। अरे तुम अब तक यहाँ खड़ी क्यों हो? चलो निकलो, वरना सिक्योरिटी को कहकर तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकलवा दूंगा। आप होते कौन है मुझे धक्का देने वाले? मैं अपने डैड के घर आई हूँ, तो प्लीज आप मेरे सामने से हटे। जुबान संभाल कर कनिका, मत भूलो वो मेरे हस्बैंड हैं। एक शब्द और कहा तो जुबान खींच दूंगी। कनिका ने सरिता की बात को इग्नोर कर दिया। डैड मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो डैड। देखो ना सब लोग मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, उन्हें रोको ना। हो गई शुरू नौटंकी। हाँ भाई, सोच रही है डैड इसे माफ कर देंगे और इसके फटीचर बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे। शट अप पूनम, अगर मेरे बच्चों के बारे में कुछ कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कनिका के शब्द अभी पूरे ही हुए थे कि तभी विशंभर ने एक थप्पड़ कनिका के गाल पर दे मारा। कनिका बुरी तरह लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर पड़ी। वहां खड़े सब लोग उसकी बेबसी पर हंसने लगे।
इस खुशी के मौके पर आप ये सब क्या कर रहे हैं? आखिर कनिका भी इस घर की बेटी है। थप्पड़ खाकर जमीन पर गिरी कनिका परिवार के सभी लोगों को अपनी बेबसी पर हंसते हुए देख रही थी। तभी उसकी मां शारदा ने उसे सहारा दिया और वो लड़खड़ाती हुई खड़ी हो गई। बड़ी मुश्किल से इस औरत के दिए जख्म भरे थे और ये फिर मेरे दिल पे लगे जख्मों को कुरेदने आ गई और ऊपर से बदतमीजी कर रही है और झूठ बोल रही है। मैं सच कह रही हूँ और मैं इसका सबूत भी दे सकती हूँ। अच्छा, जरा हम भी तो देखें क्या सबूत है तुम्हारे पास। हवेली के बाहर खड़ी मेरी गाड़ी ही तुम सबके गिफ्ट से ज्यादा महंगी है। कनिका की बात सुनकर सरिता का पति राकेश ठाकुर तालियां बजाता हुआ जोर से हंसने लगा। करोड़ों की जायदाद पाने के लिए कुछ हजार रुपए खर्च करके ऐसी गाड़ियां किराए पर भी लाई जा सकती हैं। मैंने तो कई नेताओं को दिखावे के लिए किराए की गाड़ी में आते जाते देखा है। लेकिन ये मेरे सबसे छोटे बेटे ने मुझे गिफ्ट में दी थी। तो फिर दिखाओ इस गाड़ी के कागज, वो तुम्हारे नाम पर ही तो होंगे। नहीं, वो तो मेरे बेटे की कंपनी के नाम पर है। तुम्हारा बेटा सड़क पर चादर बिछाकर गाड़ियों के पंक्चर ठीक करता होगा। ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। विशंबर गुस्से से कनिका को देख रहा था और कनिका अपमान के आंसू पी रही थी। मैं अपने बेटों के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम अब तक कुछ भी साबित नहीं कर पाई हो। माँ, कम से कम तुम तो मेरा यकीन करो। मैं मानती हूँ कि सालों पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इतने में विशंभर आगे बढ़ा और उसने गुस्से में कनिका को एक और थप्पड़ दे मारा। लेकिन इस बार उसकी माँ ने उसे सहारा दिया। गलती? बिना शादी के माँ बन के जो कारनामा तुमने किया था उसे गलती नहीं, पाप कहते हैं, पाप। अपना मुंह काला करके भी तुझे शर्म नहीं आई थी। तू उस दिन भी ऐसे ही अकड़ कर खड़ी थी जैसे आज खड़ी है। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये कहकर विशंबर हवेली के कमरे में चला गया और उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले गए। लेकिन उसकी बेटियां और परिवार के बाकी लोग वहीं उसे रोता हुआ देख रहे थे। पापा, मुझे माफ कर दो। माँ, तुमने भी मुझे माफ नहीं किया ना। बेटा, मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव पर मैं अपने पूरे परिवार को फिर से साथ खुश देख सकूं। शारदा जैसे ही कनिका को बैठने के लिए ले जाने लगी, तभी उसकी बहनों ने उसका रास्ता रोक दिया। बैठने की जगह मेहमानों के लिए है, बिन बुलाए लोगों के लिए नहीं है। सुना नहीं पापा ने क्या कहा? वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। कनिका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने अपने आंसू पोंछ दिए और बोली, तुम्हारी ही तरह ये मेरा भी घर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मेरे बेटे भी अपने नाना नानी से मिलना चाहते हैं। मैं अपने बेटों को उनसे मिलवा कर रहूंगी। अगर तुम्हें पापा को खुश करना है तो तुम्हें वैसे ही काम करना होगा जैसे सालों पहले तुम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही थी। चलो किचन में और मेहमानों के लिए चाय बनाओ। तुम सामने नहीं होगी तो कम से कम पापा हम सबके साथ तो बैठेंगे। कनिका खून का घूंट पीकर अपनी माँ के साथ किचन में चली गई और मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। जब कनिका चाय बना रही थी तब उसकी माँ शारदा चुपके से अपने बेडरूम में गई और वहां से एक महंगी शराब की बोतल लेकर किचन में आई। बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता शराब के कितने शौकीन हैं। तुम ये बोतल उन्हें गिफ्ट में दे देना। कनिका और शारदा दोनों नहीं जानते थे कि किचन के बाहर दीवार के पीछे से सरिता भी ये बातें सुन रही थी। वो भी शॉक्ड रह गई। तो ये है इसकी असलियत। अब इसकी औकात का पता चलेगा। और राकेश को बोलती हूँ कि स्कैनिंग मशीन मंगवा ले। लेकिन कनिका ने शारदा की उस बोतल को लेने से इनकार कर दिया। नहीं माँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरा गिफ्ट इन सबके गिफ्ट से महंगा है।
शारदा के चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे अभी भी कनिका पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। उसने मायूस मन से उस बोतल को वापस रखने के लिए जैसे ही किचन से बाहर कदम रखा, सामने उसकी छोटी बहन पूनम ने उसका रास्ता रोक लिया। वाह, माँ हो तो ऐसी। एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए उसने दूसरी बेटी की इज्जत कुर्बान कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इनकी बात सुन ली और तुम्हें बुला लाई। मैंने वैसे भी शराब की ये बोतल लेने से मना कर दिया था। वो तो करोगी ही ना, क्योंकि मैं अपनी बोतल पहचान लूंगी और इतनी महंगी बोतल खरीदने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हारे मुंह से औकात शब्द अच्छा नहीं लगता। तभी विशंभर सभी मेहमानों के बीच आया और जोर से चिल्लाया। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? विशंभर के दोस्त भी उसके पीछे आ गए और बाकी के सभी लोग भी वहां पर पहुंच गए। पूनम के हाथ में शराब की बोतल देखकर विशंभर चौंक गया। अरे, ये बोतल तो तुम पिछले साल भी लाई थी ना? पापा, ये बोतल पिछले साल वाली ही है। इस साल तो मैं इससे भी महंगी शराब लाई हूँ। ये बोतल तो माँ कनिका को देने जा रही थी ताकि वो आपको अपना लाया हुआ गिफ्ट बताकर दे सके। विशंभर गुस्से में कनिका की तरफ आगे बढ़ा और उसने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ के कारण कनिका अपनी याद से बाहर आई और उसने देखा कि सारे मेहमान उसके गिफ्ट की कीमत जानने की आस में बैठे हैं। देख लो, महारानी कब से बुत बनकर खड़ी हुई है। अरे, कुछ लाई भी हो या भाड़े की गाड़ी पर सारे पैसे खर्च कर दिए। सभी लोग हंसने लगे, लेकिन कनिका बाहर गई और अपनी गाड़ी से एक पॉलीथीन लेकर आई। उसके बाद बाकी सब लोग और जोर से हंसने लगे और विशंभर गुस्से से लाल हो गया। पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी महंगी शराब एक पन्नी में आ रही है भाई। लगता है साली साहिबा गलती से देसी दारू उठा लाए। सब लोग कनिका का मजाक उड़ाते हुए और जोर से हंसने लगे, लेकिन विशंभर खुद को ह्यूमिलिएट महसूस कर रहा था। बस करो। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। ये मशीन लगाकर देखो कि इसका दाम क्या दिखा रहा है। कनिका ने पॉलीथीन में से एक पुरानी सी दिखने वाली बोतल निकाली और राकेश को दे दी। जैसे ही राकेश ने उस पर लगा बारकोड स्कैन किया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा कैसे हो सकता है?